अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौमी इदारे मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अस्करी क़यादत ने अमन दुश्मनों को शिकस्त देने का पुख्ता अज़म किया है। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के शोहदा के साथ बहादुर कश्मीरियों को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। मकबूजा वादी के वारिसों से यकजहती का इजहार भी किया गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 238वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर में कीमती जाने गंवाने वालों को सलाम अकीदत पेश किया गया। सिपा सालार ने दो टोक कहा कि मासूम शोहदा की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे। शिकस्त फाश दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकद्दर बनेगी। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका का यौम हक के खुद इरादियत पर कश्मीरियों से भी भरपूर इजहार यकजहती। कहा, भारत तमाम तर हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में मुकम्मल नाकाम रहा। जन्नत नज़ीर वादी के बासी अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। इजलास में दाखिली सलामती और खत्ते के मामला, सरहदी सूरत हाल और पाक फौज के पेशेवराना अमूर पर तफसीली मशावरत हुई। कोर कमांडर्स ने अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ का चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी कोशिशों के साथ ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने पर जोर। इजलास में कोरोना वबा के दौरान जाने कुर्बान करने वालों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम कोयटा जाएंगे, हजारा बरादरी के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में ये फैसला कर लिया गया। वजीर आजम कहते हैं कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 8 में से 7 मुतालबात हुकूमत मंजूर कर रही है। सूबाई हुकूमत के इस्तीफों से मुतालिक 8वें मुतालबे से वफाक का कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद से बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में उसामा कत्ल और सानेहा मच के बाद वफाकी काबीना की सोगवार माहौल में बैठक, खसूसी दुआ भी की गई। शेख रशीद ने दौरा कोयटा और मच मुतासरीन के साथ मुज़ाकरात से आगाह किया। बोले, मुजाहिरीन के साथ मुतालबात तो मंजूर किए जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के इस्तीफों से मुतल्लिक 8वें मुतालबे से वफाक का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम ने कहा, मच मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जालिमों को जल्द उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। काबीना अरकान इजाज शाह और नदीम अफजल चंद का मौजूदा हालात में वजीर आजम के दौरा कोयटा पर जोर। इमरान खान ने कहा, हालात कंट्रोल में है, दौरा कोयटा का शेड्यूल भी जल्द तरतीब दिया जाएगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने इस्लामाबाद में 5 पुलिस एहलकारों के हाथों नौजवान उसामा के कत्ल की तफसील बताई, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ऐसे बेरहम लोग तो पुलिस में होने ही नहीं चाहिए। वजीर आजम खुद कोयटा आएं, कातिलों की गिरफ्तारी और अमन की यकीन दहानी करवाएं, तभी धरना खत्म होगा। बलूचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन मुतालबे पर डटे हुए हैं। कोयटा में हजारा बरादरी का धरना जारी। शदीद सर्दी में लवाहिकीन मैयतें लिए बैठे हैं। धरना देने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पहुँचे, लेकिन मुजाहिरीन कहते हैं वजीर आजम आए या बलूचिस्तान हुकूमत जाए, तब ही धरना खत्म करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, इनकी बात सुने, सिर्फ यकीन दहानी न करवाएं, कार्रवाई करवाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद पीर की रात मुज़ाकरात के लिए कोयटा पहुँचे। लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। आप बराह रास्त आके वजीर आजम से अपने मसाइल को डिस्कस करें, ताकि ये जो 20-22 साल से एक मसला चल रहा है कि आपका जीना मुश्किल किया हुआ है, आप भी इस मुल्क में उसी तरह चल सकें जिस तरह दूसरी कौमें चल सकती हैं। हजारा बरादरी के रहनुमा कहते हैं, जो यकीन दहानियां शेख रशीद ने कराई हैं, वही यकीन दहानियां इमरान खान आकर कराएं और हजारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। कराची बनेगा रोम, बताएंगे अब से थोड़ी देर बाद। क्या बाप ने बलूचिस्तान को बेआसरा छोड़ दिया? मच में क़यामत टूट पड़ी, लेकिन सूबे का वजीर आला गायब है। जाम कमाल दुबई में छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। सख्त तनकीद के बाद आज रात वतन वापस आने का ऐलान कर दिया है। मच में सफ़े मातम बिछी है और बलूचिस्तान के वजीर आला दुबई की सैर करने में मगन। अहम मौके पर जाम कमाल की गैर मौजूदगी और छुट्टियां मनाने को अपोजिशन ने अफसोसनाक करार दे दिया।
ये देखें, यही तो बेइंसाफी है। असूलन अगर वो पहले भी गए होंगे दुबई तो इस वाक़े के फौरन बाद उनको यहाँ आना चाहिए था, उसी वक्त पहुँचना चाहिए था। वो भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको भी पहुँचना चाहिए। समा ने तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी से सवाल किया तो उन्होंने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में कोई कसर न छोड़ी। वज़ीर आला साहब जो है तमाम सूरत को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, डायरेक्शन जारी कर रहे हैं और वो आज रात जो है वापस वतन पहुंच रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि दहशतगर्दी की नई लहर में सिक्योरिटी फोर्सेस भी निशाना बन रहे हैं। यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा वाकया पेश नहीं आएगा। सानेहा मच में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मजदूर मोहम्मद सादिक को भांजे और 3 कजन समेत कत्ल किया गया। शहीद की बेटी कहती है बाबा डॉक्टर बनना चाहते थे, दहशतगर्दों ने ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मच कोयला कान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वाले 10 हज़ारा मजदूरों में 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इनमें मोहम्मद सादिक भी शामिल है, जो 2 मासूम बेटियों का वालिद, 6 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़े माँ बाप का सहारा और घर का वाहिद कफील था। जुम्मे को वो गए थे, फिर हफ्ते को हमें फोन आए जो कहा कि तुम्हारे अब्बू शहीद हो गए। अब्बू मुझे पढ़कर बड़े होकर डॉक्टर बनाना चाहते थे। चीज़ों को जब घर में देखते हैं तो दिल मानने को बर्दाश्त ही नहीं करता है कि अभी सादिक दोबारा वापस नहीं आएगा। अच्छा टाइम गुजर रहा था, खुशी से गुजर रहा था टाइम, लेकिन जालिमों को ये शायद मंजूर नहीं था। मोहम्मद सादिक के अहले खाना के मुताबिक उनके घर में अब एक बूढ़े वालिद याकूब अली के सिवा और कोई मर्द नहीं बचा। सानेहा मच में जहांबाग होने वाले मोहम्मद सादिक अपने भांजे अहमद शाह और 3 कजन्स मोहम्मद अनवर, शेर मोहम्मद और हसन जान के हमरा हमेशा के लिए उन्हें तन्हा कर गए। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अब आपको बताते हैं 13 साल से हुक्मरान बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं जैसे रोम एक दिन में नहीं बना वैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता कराची को बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कोरंगी में चौरंगी का इफ्तिताह कर दिया। शहर की तबाही का मलबा विफाक पर डाल दिया। कहा विफाक ने फंड नहीं दिए, लोकल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, हमसे जो हो सका किया। जैसे वो कहते हैं कि रोम बिल्ट इन अ डे, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना शहर को तामीर करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो पाकिस्तान की पूरा मईशत को चलाता है, हमें ना वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना हक दिया जा रहा था, ना हमें वो वर्किंग पार्टनर्स मिल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में जो अपने काम करना चाह रहे थे। अफसोस के साथ कि काफ़ी ज़माने से यहाँ से जो लोग मुंतखब होते हैं वो हर हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं, मगर अपने अवाम को और अपना शहर को अपना हिस्सा नहीं दिलवा सकते। MQM का नुमाइंदे आज से नहीं, मेरा पैदा होने से पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। आज हमने माहीगिरों के स्क्वायर का इफ्तिताह किया है। पूरा वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको रीडू कर दिया। कुरंगी से लेके इब्राहिम हैदरी तक हमारा सड़क है, हमारा चुरंगी है। बहुत शुक्रगुजार हूँ और प्रेज करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत को। रोम के बीचों बीच खंडरात भी है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने कराची को रोम से तशबीह दी है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत बताए कि वफाक की तरफ से मिलने वाले अरबों रुपए कहाँ खर्च किए। MQM रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली बोले पीपल्स पार्टी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। ना वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना हक दिया जा रहा था, ना हमें वो वर्किंग पार्टनर्स मिल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में जो अपने काम करना चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो के बयान पर विफाकी वजीर असद उमर का 2 टोक जवाब। समा से गुफ्तगू में कहा NFC अवार्ड की मद में हर साल सैकड़ों अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलते हैं। अवाम सब जानते हैं ये पैसा कहाँ जाता है। वो किसी दूध वाले के पास से अकाउंट से निकलता है, कभी गोला कंडे वाले के पास से निकलता है। MQM रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली बोले सिर्फ कराची ही नहीं पूरे सूबे का यही हाल है।
आप कराची शहर को छोड़ दो, लड़का ना बना के दिखा दो, जादू बना के दिखाओ, टक्कर का बताओ कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा, पीपल्स पार्टी जब तक इक्तिदार में है सिंध यूं ही सिसकता रहेगा। खुला है मैदान, मचा लो तूफान, मामला जानी अब से थोड़ी देर बाद। प्यारा कराची लेकिन बेचारा कराची, जहां ट्रांसपोर्ट, सड़कों, पानी और अमनो अमान के बदतरीन मसाइल हैं। तकरीबन 13 साल मुसलसल हुकूमत करने वालों से सवाल पूछा जाए तो एक ही जवाब मिलता है। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध पर राज कर रही है और सूबे का दारुल हुकूमत कराची हाल से बेहाल है। हमारा पानी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। पानी बहुत ही अहम मसला है। पानी की इशूज़ को अवलीन बिना पर जो हल किया जाए। नलों में पानी आता नहीं, सड़कों पर आ जाए तो जाता नहीं, वजीर आला से सवाल हो तो जवाब ये मिलता है। शारा फैसल में बहुत खड्डे हैं, मैं क्या पता नहीं कौन से शारा फैसल पे गए हैं। 3 साल पहले हमने उसको बनाया। कराची कचरे का ढेर बन गया, लेकिन शारा फैसल को हमने उसको बनाया। सारे शहर की सड़कें टूटी फूटी हैं और इन्होंने शारा फैसल वो रोड बनाया। हमने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था। ट्रांसपोर्ट किस चिड़िया का नाम है कराची वाले नहीं जानते, मगर शारा फैसल को चौड़ा किया था, 3 लेन से 4 लेन किया। हुकूमत ने उसको वो रोड बनाया। मैंने 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। हजारों बसें कराची शहर में नजर आएंगी। दिसंबर में आपको बस सर्विस है कराची में, वो नजर आएगी। कराची में बारिश हो तो पूरा शहर डूब जाता है। वजीर आला से सवाल किया जाए तो जवाब ये आता है, आपकी जितनी उम्र है ना तो उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी उम्र इतनी नहीं है। मुराद अली शाह वजीर आला का ओहदा रखने के बावजूद इख्तिलाफ में अदब, लिहाज सब भूल गए। वजीर आजम और वुज़रा के बारे में काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल करते रहे। इतने क्या मैं लफ्ज कहूँ, लोग दुनिया जहान उनको कह रही है। एक चौरंगी का इफ्तिताह और इतना नखरा। सादिक और अमीन अंडा जो है वो ऊपर बैठ के प्लान बनाते, कहते हैं कि सिंध हुकूमत बहुत काम करी, बस इसकी आप लोग जाके। और आज सुबह देख रहा था वो उनके जो चमचे चमचुए हैं वो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद बकवास करनी अपनी। वजीर आला मुराद अली शाह सियासी मुखालफत में अदब और लिहाज भूल गए। पिछली गवर्नमेंट में अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये बढ़ती है तो कहते हैं कि जी नए साल में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया, और इधर अगर 4 रुपये कीमत बढ़ती कहते हैं 10 रुपये से घटा के अंडे ने 4 रुपये कर दिए। अंडे की तकरार जारी रही। वजीर आला सिंध ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर भी वफाक को आड़े हाथों लिया। कोरंगी में एक चौरंगी के इफ्तिताह पर मुराद अली शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट अपनी जगह, मगर नाक पर गुस्सा था। जाते जाते वफाक से एक बार फिर 63 अरब रुपए कम मिलने का शिकवा कर गए। 13 साल से हुक्मरान बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, कहते हैं जैसे रोम एक दिन में नहीं बना वैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता कराची को बनाएंगे। कराची और रोम कैसा है ये भी आपको दिखा देते हैं। कहते हैं कि रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। इधर कराची वाले बिलबिला रहे हैं तो बिलावल भुट्टो चौरंगी का इफ्तिताह कर रहे हैं। बिलावल ने कराची को बनाने के लिए रोम का मुहावरा इस्तेमाल किया, मगर दोनों शहरों में जमीन आसमान का फर्क है। रोम का शुमार दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहरों में होता है, कराची का शुमार दुनिया के गंदे तरीन शहरों में किया जाता है। रोम की 42 लाख आबादी के लिए ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम, जिसमें बसें, मेट्रो और ट्राम शामिल हैं। कराची के अवाम खटारा बसों और चिंची में सवार होकर मंजिल पर पहुंचते हैं। रोम की सड़कें चमचमाती हैं तो कराची की टूटी सड़कें शहर की फूटी किस्मत का अहवाल बताती हैं, और कराची भी मुसलसल अपनी बर्बादी देख रहा है। नून की
शिकायतें, पीपी की वजाहतें। पीपल्स पार्टी कराची पर दावा करती है, लेकिन सिंध की हुक्मरान जमात कभी भी शहर कायद में मकबूल नहीं रही। एमक्यूएम के बॉयकॉट पर नून लीग तक को बड़ा फायदा हुआ। मुत्तहिदा की टूट फूट पर पीटीआई छा गई, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्कोर क्या रहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में कभी पजीराई नहीं मिली। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो मकबूल तरीन रहनुमा थी, लेकिन इसके बावजूद कराची में कौमी असम्बली की 13 में से सिर्फ 2 सीटें ले पाई, बाकी 11 पर एमक्यूएम कामयाब हुई। 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। 1993 में एमक्यूएम ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी कराची में अक्सरियत हासिल ना कर सकी। 6 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 6 मुस्लिम लीग नून ने जीती। 1997 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी फिर 1 सीट तक महदूद रही। 2002 में कराची की कौमी असम्बली की सीटें बढ़ाकर 20 कर दी गईं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2 नशिस्तें ही मिलीं। 2008 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी 3 सीटें ही ले पाई, बाकी 17 सीटें एमक्यूएम के नाम रहीं। 2013 में पीपल्स पार्टी को कराची से कौमी असम्बली की 2 सीटें मिलीं, एमक्यूएम 16, जबकि पीटीआई और नून लीग 1-1 सीट ले सके। एमक्यूएम में टूट फूट के बाद 2018 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी की मुराद पूरी ना हो सकी। 21 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी। एमक्यूएम को 4 नशिस्तें मिली, जबकि पीटीआई ने 14 नशिस्तें लेकर मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म का सिंध के अवाम के लिए तोहफा, चीन से खरीदे गए 52 फायर टेंडर्स कराची पोर्ट पहुंचा दिए गए हैं, जो बल्दिया उज़्मा को दे दिए जाएंगे। 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में इस वक्त सिर्फ 44 फायर टेंडर्स हैं। सिंध के अवाम के लिए फायर टेंडर्स का तोहफा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। चीन से खरीदे गए 52 फायर टेंडर्स कराची पोर्ट मुंतकिल। हर फायर टेंडर में है 7000 लीटर पानी और फोम की गुंजाइश। डॉक्सन नामी बहरी जहाज से फायर टेंडर्स को उतारने का अमल जारी है। जराये के मुताबिक फायर टेंडर्स बल्दिया उज़्मा कराची के सुपुर्द करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म की आमद भी मुतवक्का है। 50 नए फायर टेंडर वफाकी हुकूमत जो है केएमसी को दे रही है। उनके आने के बाद हमारी जो ये फायर की सलाहियत है वो बहुत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। कराची की आबादी के लिहाज से शहर को 300 फायर स्टेशंस और 1200 फायर टेंडर्स की जरूरत है, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 44 फायर टेंडर ही हैं, जिनमें सिर्फ 14 ऑपरेशनल हैं, जबकि 5 स्नॉर्कल में से 3 खराब हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए फायर टेंडर्स आने के बाद उम्मीद है महकमा फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी बेहतर होगी और बरवक्त जानी और माली नुकसान से बचा जा सकेगा। तो वजीर आजम ने पीटीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए खुली छूट देने का फैसला कर लिया। कहा ऑपोजिशन शौक पूरे कर ले, लेकिन कानून शिकनी की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान ने करप्शन केसेस में मुलव्विस जमातों को क्रिमिनल पार्टियां करार दे दिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए पीडीएम को खुला मैदान देने का फैसला। अपोजिशन के रास्ते में कोई रुकावट ना डाली जाए। वजीर आजम की वजीर दाखिला को 2 टोक हिदायत। मुलाकात में शेख रशीद से कहा अपोजिशन को ये शौक भी पूरा करने दिया जाए, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। वफाकी काबीना की बैठक में पीडीएम के चर्चे। वजीर आजम ने कहा करप्शन केसेस का सामना करने वाली जमातें ना तो सियासी हैं ना ही जमहूरी, ये तो सिर्फ क्रिमिनल पार्टियां हैं। ये अज़्म भी दोहरा दिया कि किसी करप्ट जमात से ना मुज़ाकरात होंगे ना कोई रिलीफ मिलेगा। इमरान खान ने कहा अपोजिशन वाले नैब को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन इस पर तो मेरा कोई जोर नहीं। नैब वाले अगर मेरी मानते तो मेरे कुछ जानने वालों को गिरफ्तार क्यों करते। ये भी कह दिया कि नैब आजादाना काम करता रहेगा और इस पर किसी को दबाव नहीं डालने देंगे। पीडीएम की लाहौर मीटिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें नून लीग की शिकायतें और पीपल्स पार्टी की वजाहतें जारी रहीं। समा अंदर की खबर बाहर ले आया। नून लीग ने सवाल किया कि एतजाज ऐसी बातें क्यों करते हैं, नवाज की वापसी के बयानात क्यों दिए गए, जिस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि बिलावल ने एतजाज एहसन को रोक दिया है। आसिफ जरदारी ने कहा कि मरियम बेटी जैसी हैं, बिलावल को ख्याल रखने का कह दिया है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
नून लीग की शिकायतें, पीपल्स पार्टी की वजाहतें, पीडीएम के इजलास में खूब गिले शिकवे हुए। ज़राए के मुताबिक 1 जनवरी को रायविंड में होने वाले इजलास में लीगी एमएनए ने शिकवा किया कि एतजाज अहसन इनकी क़ियादत से मुतल्लिक मुतनाज़ा बातें करते हैं, जवाब दिया जाए तो इत्तेहाद को खतरा होगा। एमएनए ने एक और शिकवा भी किया, कहा पीपल्स पार्टी की 29 दिसंबर की सीईसी की मीटिंग के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत किया गया है। लीगी रहनुमा की शिकायत पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि किसी ने नवाज शरीफ की वापसी की बात नहीं की। आसिफ जरदारी ने भी तायीद की और कहा हम मियां साहब की सेहत के लिए दुआगो हैं। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने वाज़ेह किया कि बिलावल भुट्टो ने एतजाज अहसन को नून लीग के खिलाफ बयानात से रोक दिया है और इन्हें कहा है कि कोई बात करनी भी है तो मीडिया की बजाय पार्टी इजलास में करें। मीटिंग में मरियम नवाज ने रोडेरो में अच्छी मेहमान नवाजी पर जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया तो साबिक सदर ने कहा कि मैंने बिलावल को ये कह रखा है कि मरियम मेरी बेटी हैं, इनका ख्याल रखना है। नेमशर भट्ट, समा, लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि चौधरी एतजाज अहसन ऐसी शख्सियत नहीं कि उन्हें डांटा जाए। इजलास में उनसे ये ज़रूर कहा गया कि आपके बयान से इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात है, इसलिए हाथ हल्का रखें। ना चौधरी एतजाज साहब वो शख्सियत है कि उनको डांटा जा सके, ना वो बिलावल साहब का ना ये मिजाज है कि वो अपने सीनियर्स और अपने जो बुजुर्ग हैं उनको डांटे। नेवर। हमने जाती तौर पे उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे इत्तेहाद के अंदर हमारे इत्तेहादी जमातों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप मेहरबानी करें, ज़रा कुछ अर्से के लिए ज़रा हाथ हौला करें और हमारे आपकी गुफ्तगू से ज़रा हमारे इत्तेहाद में इत्तेहादियों को एतराज़ होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत करने की बात हुई ही नहीं। इस बात की हमने बहुत तरदीद की है, कई दफा तरदीद की है कि इस तरह का कोई जिक्र हमारी जो सीईसी थी उसमें हुआ ही नहीं। और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान पीडीएम को टफ टाइम देने में पेश कहती हैं मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू। ये नारा पीडीएम पर छुरी बनकर चल गया। मरियम और बिलावल आंखें तक नहीं मिला पा रहे। अभी हाथ चूमते इनको देख रहे हैं, अभी इन्होंने एक दूसरे के कदम भी चूमने हैं। मरियम तो हेड मिस्ट्रेस बन के छड़ी पकड़ के जो अपनी जमात को हाँक रही है, अभी तक जेल में वो अपने चचा और अपने चचाजाद भाई से मिलने के लिए उतनी बेचैन और बेताब नजर नहीं आई जितनी बार बार वो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से मिल रही हैं। बिलावल भुट्टो तो लुका छुपी की वजह से अब वीडियो लिंक पे आ गए हैं कि अब मैं एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएं। जरदारी साहब ने ये बार बार दोहरा दिया नारा कि मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू। वो नारा जो है वो पीडीएम के गले के ऊपर खंजर बन के चल गया। तो अब पीडीएम तड़प रही है। मरसू मरसू इस्तीफा न देसू, मरसू मरसू सिंध की हुकूमत न देसू। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने नया नारा मुतारिफ करा दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी का ये नारा मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के कानों में जहर घोलता है। नया नारा मरियम बीबी के और मौलाना फजलुर रहमान के कानों में जहर बन के घोल रहा है। मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू, मरसू मरसू सिंध की हुकूमत ना देसू, मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू, मरसू 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 इस्तीफा ना देसू, ना देसू, ना देसू। जो मरसू मरसू है वो मर जाएंगे लेकिन ना इस्तीफे देंगे। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है? वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने करक में जलाई गई समाधि की बहाली का काम 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में मसीही लड़की से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। करक में मंदिर जलाने के वाक़े पर आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सूबाई हुकूमत और पुलिस के रद्द अमल पर बरहम। 2 हफ्ते में समाधि की बहाली के लिए इकदाम शुरू करने का हुक्म। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की भी सख्त सरजनिश। कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मुल्क भर के तमाम गैर फाल मंदिरों और जमीनों पर कब्जों की तफसीलात भी मांग ली।
चीफ जस्टिस ने कहा समाधि की बहाली के लिए पैसा मौलवी शरीफ और उनके गैंग से वसूल करे। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया वाकये में मुलव्विस मौलवी शरीफ गिरफ्तार, जबकि गफलत बरतने पर 12 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। उनमें से 2 आदमी थे नामिनेट, एक बंदा गिरफ्तार है शरीफ और दूसरा एक है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने वहाँ पे बुज़दिली दिखाई, इसलिए हमने उनको सजा दी है। दौरान समाअत अदालत में मसीही रहनुमा ने मोटरवे पर लड़की से ज्यादती की निशानदेही कर दी। शादी अटेंड करके आ रहे थे तो रास्ते में इनको रोका गया और इसके भाई और बाप को कोमल के को बांध दिया गया और इसे झाड़ियों में ले गए और वहाँ पे इसके साथ रेप किया गया। शेखुपुरा का आखिरी पुल है ना मोटरवे का, वहाँ से अंदर आ रहे थे, उस वक्त ये वाक़या हुआ है। अदालत ने मोटरवेज की सिक्योरिटी और वाक़े पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। करक में समाधि जलाने में कौन कौन मुलव्विस है, तहरीक इंसाफ और JUI आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। करक में हिंदू समाधि जलाने का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया। आग की असल चिंगारी कहां से भड़की, हुकूमती रुकने असेंबली रमेश कुमार का बड़ा इंकशाफ। JUI पर मुल्जिमान की पुष्ट पनाही का इल्जाम, जिम्मेदारों को पार्टी से निकाला जाए। मौलाना अताउर रहमान को मशवरा भी दे दिया। मौलाना अताउर रहमान से लाजमी है, उनका इलाका है, उनके लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ मौलाना अताउर रहमान साहब का पहले भी पॉजिटिव रोल रहा है। अब कम से कम किसी भी कल्प्रेट्स की वो सिफारिश नहीं करें। JUI ने रमेश कुमार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई सेक्रेटरी जनरल अताउल हक दरवेश ने उल्टा अकलीती रहनुमा पर इल्जामात धर दिए। करक में जो मसला है ये तो अभी से नहीं, तकरीबन 20 साल से चल रहे हैं। रमेश कुमार साहब जो है ये यहाँ आते हैं, लोगों को लानत वगैरह देते हैं। पहले तो उनका जगह जो था बंदर का वो थोड़ा था, लेकिन बाद में ये लोगों को ये कह रहे थे कि घर हमें हवाला करें, आपको 40 लाख रुपए देंगे या 60 लाख रुपए देंगे। JUI रहनुमा ने ये भी कहा हमारा कोई कारकुन वाक़े में मुलव्विस नहीं, हमारे लोग मुफाहमत के लिए गए थे, उन पर FIR काटी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कत्ल, उसामा के वालिद ने जुडिशल कमेटी और JIT मुस्तरद कर दी है। पुलिस पर बेटे को गाड़ी से निकाल कर कत्ल करने का इल्जाम भी लगा दिया। आदिल तनोली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में नौजवान तालिब इल्म उसामा के कत्ल की तहकीकात के लिए ज़िले इंतजामिया की जुडिशल कमेटी मुतहर्रिक, लेकिन मकतूल के वालिद नदीम सती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती कमेटी और JIT दोनों को ही तस्लीम करने से इनकार। सर्विंग जस्टिस के जो ना होना चाहिए सरबराही में, हमें ADCG की ना काबिल कबूल है ही नहीं है। वही कातिल, वही मुहाफ़िज़, वही गवाह और वही इंक्वायरी करने वाले, इसमें इंसाफ की जो ना उम्मीद ही कोई नहीं है। मकतूल के वालिद ने सवाल उठाया कि 3000 सीसी की वीगो 660 सीसी की आल्टो को क्यों ना पकड़ सकी। ये इल्जाम भी आयद किया कि उसामा को ताक़ुब के दौरान नहीं, गाड़ी से बाहर निकाल कर कत्ल किया गया। गाड़ी के अंदर उसको गोली लगी होती है तो ड्राइविंग सीट के ऊपर खून का निशान होता है, उसके पाँव पर जो गोली लगी है वो भी इस चीज की शहादत देती है। गाड़ी के अंदर बैठकर माहिर से माहिर बंदा जाना पाँव के ऊपर गोली नहीं मार। ये बताएं कि अगर फॉलो कर रहे थे तो फिर आगे से गोलियां किसने मारी हैं। उसामा सती के वालिद ने IG इस्लामाबाद के इस्तीफे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाक़या का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। हुकूमत इंसाफ नहीं दे सकती तो मुझे और शौहर को भी 22 गोलियां मार दें। मकतूल उसामा की वालिदा ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में दिलखराश मुतालबा कर दिया। बस हम कमीशन बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस बातों से हमें टालते जा रहे हैं। और आप लोग तो बातों में आने वाले नहीं है। कमीशन और कमेटी, जी आप मुकम्मल कर लीजिए। या वज़ीर आज़म साहब ये करें कि 22 गोलियां उसामा के माँ बाप को भी मार दें ताकि इंसाफ मांगने वाले ख़त्म हो जाए, या फिर उन पुलिस वालों को हमारे हवाले कर दें, हम अपना हिसाब खुद कर लें। हम उनको किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 26 साला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल दौरान डकैती मज़ाहमत पर हुआ या किसी ने इंतकामी कार्रवाई की। शालीमार के रिहायशी मोहम्मद अली ने गुज़िश्ता रात राइड बुक की। कुछ देर बाद अहले खाना से आखिरी राब्ता हुआ और फिर मोबाइल फोन बंद हो गया। फिर घर वाले परेशान हुए हैं तो भाई ने जाकर तकरीबन 4 बजे शालीमार थाना में रिपोर्ट लिखवाई है। अभी तक तो यही डाउट है कि भाई राइड बुक हुई है, राइड ने ये काम किया है। बुरसा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। चंद घंटों बाद नौजवान की लाश सांदा के इलाके से मिल गई। मकतूल को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्जिमान गाड़ी, मोबाइल और पर्स भी साथ ले गए। पीछे से गोली लगी है
کراس کر گئی گولی. 100% واردات. وہ کہہ رہے تھانے والے کہ بھی گاڑی نظر آئی ہے سٹی کیمرے میں لیکن نمبر پلیٹ نہیں شو ہوئی اس کی. کلر جو آپ کہہ رہے ہیں جو گاڑی کا نمبر مہران گاڑی ہے وہ گاڑی گزری ضرور ہے کہیں سے بھی روڈ کے اوپر سے. مقتول محمد علی 2 سالہ بچی کا باپ تھا. پولیس نے شواہد اور موبائل فون کالز کی تفصیلات لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. چترال کے نوجوان نے بہادری کی مثال قائم کر دی. جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈوبتے شخص کو بچا لیا. راہم یوسف زئی کی رپورٹ. چترال کا نوجوان مظفر عزم و ہمت اور بہادری کی مثال بن گیا. بزرگ شہری پل سے دریا میں گرا تو مظفر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چاچا کو بچانے کود گیا دریا میں. نوجوان دروش پل سے گرتے ہوئے عمر رسیدہ شخص کو کنارے تک لے آیا. قریب کھڑے دیگر شہریوں نے رسیوں کی مدد سے دونوں کو ریسکیو کر لیا. ڈوبنے والے شہری کو اسپتال منتقل کر دیا ہے جس کی حالت خطرے سے باہر ہے. راہم یوسف زئی، سما، پشاور. خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سانحہ مچھ کے خلاف کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاج کیا گیا. سانحہ مچھ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی. کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے. نارتھ کراچی پاور ہاؤس پر احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی شامل. شرکا کا کہنا تھا کب تک پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. شرکا نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ اور عباس ٹاؤن میں احتجاجی دھرنا دیا گیا. نمائش چرنگی پر سانحہ مچھ کے شہداء کے لیے شمعیں روشن کی گئیں. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہیں ہوئے تو شہر بھر میں احتجاج کی کال دیں گے. احتجاج کے باعث پاور ہاؤس، عباس ٹاؤن، نمائش، صدر اور دیگر علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر رہی. چین کی اہم کاروباری شخصیت علی بابا کے بانی جیک ما کی حیران کن گمشدگی معمہ بن چکی ہے جناب. وہ پچھلے 2 ماہ سے منظر سے اوجھل ہیں. جیک ما نے 2 ماہ قبل شنگھائی میں ایک تجارتی فورم پر ملکی ریگولیٹر نظام پر کڑی تنقید کی تھی. اس تنقید کو حکومتی عملداری سے براہ راست ٹکراؤ تعبیر کیا جا رہا تھا. امریکی میڈیا میں چینی بزنس مین کے جاننے والے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جیک ما لاپتہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عوامی منظرنامے سے اوجھل کر رکھا ہے. اور صبا قمر کو نامعلوم مداح روزانہ پھول بھیجنے لگا. اداکارہ نے سوشل میڈیا پر مداح کو پیغام دیا کہ سامنے آئے وہ بات کرنا چاہتی ہیں. معروف اداکارہ صبا قمر کا پھول بھیجنے والے نامعلوم مداح کے نام پیغام. انسٹاگرام سٹوری میں لکھا کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. مجھ سے ان مکالموں کے ذریعے رابطہ کریں جو آپ روزانہ پھولوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. صبا قمر نے مداح کو لکھا یہ تحفے میرے لیے بہت زیادہ ہیں اس لیے میں انہیں واپس کرنا چاہتی ہوں تو چلو بات کرتے ہیں. صبا قمر نے یہ بھی لکھا کہ وہ مداح کے جواب کی منتظر ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.